नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के संकल्प बैच का यह 17वां संस्करण है। इसमें बिहार विशेष के बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 एवं बिहार की जलवायु के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार की जलवायु के शेष बचे हुए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भागों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? बिहार के मैदानी भागों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? इसका सही जवाब है 100 से 150 सेंटीमीटर तक। दूसरा प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? सही जवाब है पूर्वी भाग में। बिहार में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो बिहार में बंगाल की खाड़ी के रास्ते प्रवेश करता है, इससे बिहार में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग होता है? बिहार में जो भी वर्षा वर्ष भर में होती है उसका 90% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है नार्वेस्टर, काल बैसाखी एवं आम्र बौछार। नार्वेस्टर, काल बैसाखी एवं आम्र बौछार ये वो नाम है जो बिहार में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले चक्रवाती तूफानों को दिया जाता है। नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्र बौछार तीनों नाम उसी के हैं। बिहार में आमतौर पर मानसून का आगमन कब होता है? बिहार में आमतौर पर मानसून का आगमन कब होता है? तो मानसून का आगमन 15 जून से 20 जून के बीच में होता है। बिहार में मानसून का आगमन 15 से 20 जून के बीच होता है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? बिहार में 15 जून से या 20 जून तक के बीच आने वाला मानसून कब तक बिहार में रहता है, टिकता है? तो इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक बिहार मानसून के प्रभाव में रहता है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार पर पड़ता है? नॉर्वेस्टर जो कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भाग से आने वाले चक्रवाती तूफान हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है और इनका असर पूर्वी बिहार पे पड़ता है? तो इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। इनकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह के घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? जनवरी माह के में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? नहीं है पर गौर कीजिएगा, कौन सा काम वहाँ नहीं होगा? तो सही जवाब है पाला गिरने की। पहला नहीं, पाला। पाला गिरने की संभावना वहाँ पे नहीं होती है। जनवरी माह में ठंड होती है लेकिन वहाँ पे पाला नहीं गिरता है। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? इसका सही जवाब है 50 से 150 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों की फसलों को मिलता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने से पहले चक्रवाती वर्षा होती है बिहार में, इसका सर्वाधिक लाभ किन जिलों की फसलों को मिलता है? इसका सही जवाब है किशनगंज, कटिहार एवं अररिया जो उत्तर पूर्वी जिले हैं। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? साल भर की औसत वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर है। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या 42.8 दिन है।
15 जून से 15 अक्टूबर के बीच लगभग 42.8 दिन वर्षा होती है। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत सालाना वर्षापात कितना होता है? बिहार में औसत सालाना वर्षापात 1033 मिलीमीटर है। बिहार में औसत सालाना वर्षापात 1033 मिलीमीटर है। बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट पूरे साल में 2 वर्ष में एक बार आने वाला रिपोर्ट है। वर्ष 2019 में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उसके बाद 2021 में। तो 21 वाला अभी हमारे पास ताज़ा आंकड़े हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। पहला प्रश्न, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यह सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं बिहार में। आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन दोनों ही पर्णपाती और पतझड़ वन है। शब्दों का हेरफेर होता है, इसी से ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जाता है। आर्द्र, शुष्क, पतझड़ और पर्णपाती। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो बिहार में सदाबहार वन नहीं पाए जाते। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? 7.84% क्षेत्रफल पे वन है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.84% पर वन है। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं? बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं? इसका सही जवाब है 7.38 लाख हेक्टेयर पे वन फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत कितना है? बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत जो आंकड़ा मुझे प्राप्त हुआ है वह है 70.97 वर्ग मीटर। पर इसे आप लोग ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा, कहीं और से कुछ मिलता है तो आप लोग ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में करें। 70.97 वर्ग मीटर बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत है। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कैमूर है। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन। शब्द को बदल दिया, पतझड़ वन को पर्णपाती वन लिखने लगा और केवल 2 ही प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। इसी को हम लोग आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़ वन कहते हैं। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बिहार में किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? तो इसका सही जवाब है रोहतास। रोहतास बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है सहरसा, पूर्णिया एवं अररिया जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं। भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? अगला प्रश्न है, भीम बांध अभ्यारण्य किस प्रकार का वन प्रदेश है? तो इसका सही जवाब है शुष्क पतझड़ वन प्रदेश। शुष्क पतझड़ वन प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार में आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में आर्द्र पतझड़ वन उत्तरी पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी स्थित पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन उत्तरी पश्चिमी भाग एवं दक्षिण स्थित पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्र में विस्तृत है? बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है?
भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है मुंगेर। मुंगेर जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं? बिहार में 7,381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं। बिहार में 7,381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं। उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, कहाँ स्थित है? उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है चंपारण। उदयपुर अभयारण्य चंपारण में स्थित है। बिहार में किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है। बिहार में किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? इसका सही जवाब है बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। बिहार में किस जगह पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है भागलपुर में। विक्रमशिला से इसको पकड़िएगा। बिहार में किस जगह पे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है? तो यह भागलपुर में स्थित है। यह पूछा जा चुका प्रश्न है। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार का वर्तमान में कार्यरत एकमात्र जू है, एकमात्र चिड़ियाघर है। यह बिहार में किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के पटना जिले में स्थित है। राजगीर अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? राजगीर अभयारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर अभयारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के बोधगया जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के बोधगया जिले में स्थित है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि नगर अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य VTR, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कैमूर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कैमूर अभयारण्य रोहतास जिले में स्थित है। रोहतास जिले में स्थित है कैमूर अभयारण्य। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है? बिहार में कुल वृक्षावरण है 2341 वर्ग किलोमीटर। 2341 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वनावरण है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84%। वहीं इसमें वृक्षावरण को मिला देने पर कुल क्षेत्रफल हो जाता है 10.23%। बिहार के कुल 10.23% पर वनावरण एवं वृक्षावरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कुल वन क्षेत्रफल में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के मुकाबले वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में 75 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर इसमें 75 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है तो यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.03% है। 2019 से 1.03% क्षेत्रफल बढ़ा है वन का बिहार में। बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन से हैं? बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले हैं कैमूर, पश्चिम चंपारण एवं रोहतास। कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले हैं। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले कौन से हैं? बिहार में ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें सबसे कम मात्रा में वन पाए जाते हैं? तो ये हैं शेखपुरा, अरवल एवं जहानाबाद। शेखपुरा, अरवल एवं जहानाबाद। महावीर जैव विविधता पार्क, महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जमुई में किया गया है। याद रखने वाला यह फैक्ट है, बहुत कम यह पूछा जाता है, लेकिन एक अलग आता है महावीर जैव विविधता पार्क। इसका नाम कम सुनने को मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जमुई में किया गया है। बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर सघन वन का विस्तार है? बिहार में कुल 333 वर्ग किलोमीटर सघन वन का विस्तार है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सघन वन का विस्तार है?
333 वर्ग किलोमीटर बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 3.49% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.49% क्षेत्रफल पर सघन वन का विस्तार है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खुले वन का विस्तार है? तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4% भाग पर खुले वन का विस्तार है। बिहार में कुल हरित आवरण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है? बिहार में कुल हरित आवरण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है? कुल हरित आवरण 13,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। बिहार में कुल हरित आवरण 13,896 वर्ग किलोमीटर पर है। बिहार में वृक्ष आच्छादन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है? बिहार में 2,341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्ष आच्छादन है। बिहार में 2,341 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर वृक्षाच्छादन है। बिहार में वनों में कुल कितना कार्बन स्टॉक संचित रूप में है? कार्बन स्टॉक वन अपने पास रखते हैं। वन के पेड़ पौधे कार्बन का बहुत बड़ा बैंक होते हैं। इनमें 56,881 टन कार्बन स्टॉक संचित रूप में है। बिहार के वनों में कुल 56,881 टन कार्बन स्टॉक संचित रूप में है। ये थे आज के 51 प्रश्न और अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? इसके लिए पहला ऑप्शन है 7.84%, ऑप्शन बी है 7.48% या फिर ऑप्शन सी 6.66% या ऑप्शन डी 7.01%। इनमें से जो भी आपको सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आगे आने वाले कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। तो आगे आने वाले प्रमुख बिंदु हैं बिहार की नदियाँ एवं बिहार का अपवाह तंत्र तथा बिहार के सिंचाई परियोजनाएं एवं बाढ़। इन्हीं बिंदुओं से जुड़े हुए 51 प्रश्नों को लेकर मैं अगले अंक में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने आसपास दोस्तों में इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।